हैं जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून स्थित इंद्रेश महंत हॉस्पिटल जाकर यूकेडी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक श्री दिवाकर भट्ट से उन्होंने मुलाकात की है। भट्ट इन दिनों स्वास्थ्य कारणों की वजह से अस्पताल में भर्ती हैं। मुख्यमंत्री ने अस्पताल में डॉक्टरों से भी भट्ट जी के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। साथ ही उनके उपचार से संबंधित सभी आवश्यक चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उमेश शर्मा काऊ से भी मुलाकात की है। कैंप कार्यालय में विधायक उमेश शर्मा से मिले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बता दें कि सीएम धामी ने उमेश शर्मा काऊ से मुलाकात की है। कैंप कार्यालय में दोनों के बीच में ये मुलाकात हुई है। कई ऐसे मुद्दे जिनको लेकर दोनों के बीच चर्चा होते हुए भी नजर आई है। कैंप कार्यालय में विधायक उमेश शर्मा से मिले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इसी के साथ सरिता आर्य ने भी सीएम धामी से मुलाकात की है। नैनीताल विधानसभा से विधायक हैं सरिता आर्य, जिन्होंने मुलाकात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से। उस वक्त की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब दोनों के बीच मुलाकात हुई है। नैनीताल विधानसभा से विधायक हैं सरिता, जहां पर सरिता आर्य ने सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। नैनीताल विधानसभा से विधायक हैं सरिता आर्य। तो चलिए अब आगे बात करते, जहां पर प्रमोद नैनवाल ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। रानीखेत विधानसभा से विधायक हैं प्रमोद नैनवाल। तो देखिए, नैनीताल के आसपास के जो भी विधायक हैं उन्होंने एक एक करके मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। रानीखेत के विधानसभा से भी विधायक प्रमोद नैनवाल ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। कई ऐसे विषय जिनको लेकर किया मुख्यमंत्री के साथ में चर्चा भी हुई है। तो प्रमोद नैनवाल ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है। पुष्कर सिंह धामी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं डेमोग्राफी चेंज हो रहे हैं, लगातार डॉक्यूमेंट से फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है, आप लगातार इसको संज्ञान ले रहे हैं। अब चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर उत्तराखंड में हाल ही में कुछ जगहों पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए बाहरी लोगों को बसाने के मामले अब सामने आए हैं, जिस पर कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सख्त रुख दिखाया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को पिछले 3 साल में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्र की यहां पर जांच के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को भी कहा है। हिंदी खबर के संवाददाता शुभांगी भट्ट ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, जिसमें सीएम धामी ने यह भी बताया है कि पीएम के विजन के साथ ही सरकार कैसे काम कर रही है, इसको लेकर भी उन्होंने बातचीत की है। सुनिए। साथ हैं सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं डेमोग्राफी चेंज हो रहे हैं, लगातार डॉक्यूमेंट से फर्जीवाड़ा देखने को मिलता है, आप लगातार इसको संज्ञान ले रहे हैं और प्रमाण पत्रों को लेकर आपने जिलाधिकारियों को भी निर्देशित किया है। क्या कुछ कहेंगे सर, कितना इससे लाभ जो है वो पहुंचने जा रहा है? देखिए, ये राज्य के लिए एक बड़ी चुनौती है और इसके लिए हमने सभी जिलाधिकारियों को जांच करने के लिए कहा है। जो भी अपात्र लोगों को जो है पात्रता की श्रेणी में लाया गया है। बहुत सारे आयुष्मान कार्ड यहाँ पर बन गए हैं, राशन कार्ड बन गए हैं, आधार कार्ड बन गए हैं, वोटर आईडी बन गई है। तो इसकी सघनता से जांच होगी और जो भी इसके लिए दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और काफ़ी सारे मामले ऐसे पकड़ में भी आए हैं, लेकिन बड़े मामलों पर हो रहा है। 2-2 जगह पर उत्तर प्रदेश में भी वोटर आईडी है, देश के कहीं अन्य इलाके में भी बोर्ड बना हुआ है और यहाँ भी बोर्ड बना हुआ है। 2-2 जगह पर इस प्रकार की चीज़ें हो रही हैं। ये चीज़ें आगे नहीं होनी चाहिए, इसलिए SIR यहाँ भी होना चाहिए और चूंकि सघनता से इसकी जांच होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल ये है कि प्रधानमंत्री भी आए थे तो एक रोड मैप भी देकर गए कि हमें कैसे उत्तराखंड को और अन्य, चाहे वो होम स्टे हो या अन्य तरीके से, हमें कैसे आगे बढ़ना है। क्या सरकार ने इस पर विचार करके कोई अपना भी एक रोड मैप तैयार किया कि अब हम उत्तराखंड को इस दिशा में लेकर जाएंगे? प्रधानमंत्री जी ने जो भी हमको अध्यात्म के क्षेत्र में, वेलनेस के क्षेत्र में, होम स्टे और स्वयं सहायता समूह, वेड इन उत्तराखंड, ऐसे अनेक जो योग ग्राम से लेकर उन सब पर सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमको मार्गदर्शन किया था उस पर काम कर रही है, एक विजन लेकर काम कर रही है। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, जिनका कहना है कि प्रधानमंत्री जो रोड मैप, जो विजन यहाँ पर देकर गए, उस पर सरकार लगातार काम कर रही है और आगे भी किस तरीके से विकास हो सकता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो कुछ रोड मैप वो यहाँ देकर गए उस पर काम किया जाएगा। देहरादून से कैमरा पर्सन विजेंद्र रतूड़ी के साथ में शुभांगी भट्ट, हिंदी खबर।
उधर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक हुई है। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि राज्य में दुर्घटना प्रभावित लोगों को आयुष्मान योजना के अलावा अन्य अस्पतालों में भी कैशलेस उपचार के लिए भी प्रस्ताव बनाए जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र में भी सघन चेकिंग किया जाए। पर्वतीय क्षेत्र में भी विशेष सतर्कता बरती जाए। इसके साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि वाहन में ओवरलोडिंग तो नहीं है। रोड सेफ्टी को लेकर एक हमारी आज समीक्षा बैठक थी, जिसमें पुलिस विभाग, परिवहन विभाग और हमारा बीआरओ से लेकर पीडब्ल्यूडी और तमाम ऐसे विभागों के लोग उस समीक्षा बैठक में थे। मैंने सभी से अनुरोध किया कि सभी लोग अपने अपने विभागों को, जो भी उनके अंडर में आने वाली चीज़ें हैं, उन सभी को स्वच्छ रखें। और यहाँ भी आज स्वच्छता का अभियान हमने प्रारंभ कर दिया है। पूरे राज्य भर के अंदर ऐसे अभियान चलाए जाएंगे और सभी को कहा गया है कि स्वच्छता हमारी प्राथमिकता में होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी देहरादून पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री ने परिसर में स्वच्छता, यात्रियों की सुविधा, संचालन व्यवस्था के साथ परिवहन प्रबंधन का भी बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कई स्थानों पर फैली गंदगी को देखकर कड़ी नाराजगी भी जताई है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री ने खुद झाड़ू उठाकर सफाई की है। साथ ही अधिकारियों को संदेश दिया है कि स्वच्छ अभियान केवल कागजों पर ही नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखाई देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग, एमडीडीए के अधिकारियों को भी आईएसबीटी परिसर में नियमित साफ सफाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यात्रियों को प्रदूषण, कचरा, धूल से मुक्त वातावरण मिले, ये सुनिश्चित किया जाए। देखिए, पूरे साल भर पूरे देश से और दुनिया से करोड़ों करोड़ की संख्या में यहाँ आस्थावान, श्रद्धालु, पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं। तो इस दृष्टि से हमारे जितने भी प्रमुख बस स्टेशन हैं, रोडवेज बस स्टॉप है, आईएसबीटी हैं, रेलवे स्टेशन हैं, ये सभी साफ स्वच्छ होने चाहिए, जिससे कि लोग, चूँकि एक अध्यात्म की प्राप्ति के लिए, यहाँ पर धर्म की प्राप्ति के लिए, तीर्थाटन के लिए, आस्था और श्रद्धा के लिए आते हैं, तो ये स्थान हमारे साफ स्वच्छ होने चाहिए। यहाँ पर अन्य सुविधाएं जो और विस्तार दी जा सकती हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर पूर्व सीएम और साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत के बयान से राज्य की राजनीति गर्मा गई है। हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस में कई विश्व पुरुष हैं जिन्होंने पार्टी को काफी नुकसान भी पहुंचाया है। अगर कांग्रेस का भला करना है तो ऐसे विश्व पुरुषों को दूर रखना होगा। वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने कटाक्ष किया है। रिपोर्ट देखिए। विश्व पुरुषों से कांग्रेस को नुकसान, हरीश रावत के बयान पर घमासान। बीजेपी ने हरदा पर किया कटाक्ष, अपनी करनी का कर रहे पश्चाताप। देहरादून में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के स्वागत कार्यक्रम में हरीश रावत ने मंच से अपनी बात रखी। इस दौरान हरीश रावत का विश्व पुरुषों पर दिया गया बयान चर्चा में है। प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में हरीश रावत ने कहा कि समाज में बहुत सारे विश्व पुरुष होते हैं। वो उन सब से कहना चाहते हैं कि जिनके मन में विष है वो उस विष को उनकी जेब में उड़ेल दें। हरीश रावत ने कहा कि वो उस विष को अपने गले में रख लेंगे। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और एआईसीसी मुख्यालय के प्रशासनिक प्रभारी गुरदीप सिंह सप्पल की मौजूदगी में हरदा ने कहा कि इन विश्व पुरुषों ने कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। इसलिए अगर कांग्रेस का भला करना है तो ऐसे विश्व पुरुषों को दूर रखना होगा। तो अपने पास रखो या हरीश रावत की जेब में डाल दो, लेकिन विश्व पुरुषों तुमने बहुत नुकसान पहुंचा दिया। एआईसीसी के प्रतिनिधिगण यहाँ पे हैं। यदि ये ऐसे विश्व पुरुषों को दूर नहीं रखेंगे तो पार्टी का कल्याण नहीं होगा। जो नुकसान हुआ है ऐसे ही विश्व पुरुषों से नुकसान हुआ, उनको दूर रखने का। वहीं हरीश रावत से विश्व पुरुष के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने नाम लिए बगैर फिर कहा कि पार्टी में कुछ विश्व पुरुष हैं जो इधर उधर बुराई करते हैं, अपने साथियों में गुण नहीं अवगुण देखते हैं, दूसरे तरीके से नुकसान करते हैं, जिन्हें लेकर उन्होंने पार्टी को आगाह किया है। बहुत सारे हमारे वहीं हरीश रावत के बयान पर बीजेपी ने चुटकी ली है।
बीजेपी के विधायक विनोद चमोली ने कहा है कि हरीश रावत खुद ही कांग्रेस के अंदर विष घोलकर कांग्रेस को रसातल में ले गए और अब वो पश्चाताप कर रहे हैं जो उन्हें करना भी चाहिए। हाँ, कुछ है ऐसे जो इधर उधर बुराई करते हैं, इधर उधर बात करते हैं सबकी, अपने साथियों में गुण नहीं देखते हैं, आप गुण देखते हैं, दूसरे तरीके से नुकसान करते हैं। तो मैंने कहा भैया वो सारा विष जो है जितना तुम्हारे मन में है वो मेरे जेब में रख लो, उसको मैं अपने कंठ में रख लूँगा। लेकिन जो है अब पार्टी को ये 1-1.5 साल माफ करो और एक दूसरे को उत्साहित करने का काम। ठीक बोल रहे हैं। आज तक उन्होंने जो विष घोला है कांग्रेस के अंदर, अब वो विष को खुद स्वयं धारण करना चाहते हैं। तो कुल मिला के हरीश रावत जी आजकल एक पश्चाताप के दौर से गुजर रहे हैं। तो जो उन्होंने अभी तक किया है, जिसके कारण कांग्रेस का ही पतन हुआ है, अब उन सब विषयों को सामने लेकर आ रहे हैं। जैसे उन्होंने ब्राह्मण वाला विषय बोला था, अब वो विष वाला विषय बोल रहे हैं। तो जिस तरह से उन्होंने विषमन आज तक किया है और विष घोला है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर, एक दूसरे से लड़ा के, एक दूसरे के विरोध में ले जाके, और कांग्रेस जिससे आज रसातल में गई है, तो अब धीरे धीरे उनको रियलाइज हो रहा है। और इसलिए मैं समझता हूँ कि वो ये बातें कह रहे हैं। हरीश रावत के संबोधन के दौरान मंच पर पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व विधायक रंजीत रावत मौजूद रहे। दोनों नेताओं से हरीश रावत की जुबानी जंग चर्चा में रही है। हालांकि हरीश रावत ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन हरीश रावत के बयान को लेकर कांग्रेस में चर्चा है कि हरदा ने उन्हें टारगेट करने वाले पार्टी के अपने विरोधियों पर ही निशाना साधा है। अब देखना होगा कि हरीश रावत के बयान के बाद कांग्रेस के विष पुरुष बाज आते हैं या पार्टी में जहर घोलने का सिलसिला आगे भी जारी रखते हैं। देहरादून से संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर प्रदेश में पिछले 3 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच के लिए भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए हैं, जिस पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोदियाल ने सवाल खड़े किए हैं। गोदियाल ने कहा है कि 3 साल ही क्यों, पिछले 15 सालों में बने स्थायी निवास प्रमाण पत्रों की जांच होनी चाहिए। तो ऐसे में गणेश गोदियाल की तरफ से भी इसको लेकर तंज कसा गया, जिससे ये पता लग सके कि कितने लोगों ने फर्जी या फिर कूटरचित तरीके से अपने स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाए हैं। राज्य में स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर नियमों की अनदेखी करके और जिस प्रकार से तय नियमों की अनदेखी कर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाकर उत्तराखंड के नागरिकों के हकों पर डाका डालने का काम किया गया। हम बहुत समय से इस बात की मांग कर रहे थे कि ये काम रुकना चाहिए और इस पर जांच होनी चाहिए। अब आपके द्वारा मुझे पता चला है कि मुख्यमंत्री ने इस पर जांच के आदेश किए हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी वो बात मुख्यमंत्री को पुख्ता लगी और उसके पुख्ता प्रमाण है कि लोगों ने गलत किया है। सबसे पहले तो ये सरकार दोषी है कि जिस सरकार ने नियमों में ढील देकर इस प्रकार के प्रमाण पत्र बनवाने का रास्ता प्रशस्त किया, मार्ग प्रशस्त किया। उधर चंपावत जिले के लोहाघाट में वर्ष भर पेयजल की किल्लत बनी रहती है। नगर की जनता वर्षों से लोहावती नदी का ही दूषित पानी पीने को मजबूर है। लंबे समय से सरकार से सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की मांग की जा रही है। पालिका चुनाव के दौरान भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरयू लिफ्ट पेयजल योजना निर्माण की घोषणा की थी, जिसमें डीपीआर की कार्रवाई गतिमान है। वहीं कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य शंकर सिंह बोरा ने भी मुख्यमंत्री की घोषणा को चुनावी स्टंट बताया है। देखिए, जहाँ जिम्मेदारी की बात है, मेरा कहना कि जो सीएम पीएम और जो है हमारे इस विधानसभा के तो जो है देखिए जिला पंचायत भी हैं होते हैं, जनता के गांव के लिए कहें तो जो है हमारे प्रधानगढ़ भी होते हैं, इतने सारे जो है डीएम भी होते, सारे जो सिस्टम को जो है सरकार के द्वारा जो है लगाने के बाद भी जनता की जो है मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। मैं पूर्व में भी आपके जो है चैनल के माध्यम से कह चुका था पीजी कि वास्तव में देखिए जहाँ सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की बात जो है फिर पुनः आज उजागर हो रही है। संघर्ष समिति के भी लोगों से भी हमें आशा कर रहा था कि वास्तव में चलो ये संघर्ष करेंगे और पेयजल के जो लिफ्ट की जो बात हो रही थी उसके विषय में बिल्कुल शीघ्र से शीघ्र कार्य होगा। हमारे विधायक जी के द्वारा भी जो है उसी विषय पे जो है जो शासनादेश जारी हुआ था और सम्मानित जो नगर के लोग जो थे जो चुनाव लड़ रहे थे नगर पालिका के, वो जीत भी गए हैं उसी विषय को लेकर के।
तो ऋषिकेश नगर निगम क्षेत्र में भी शिवाजी नगर में बिछाई जा रही सीवर लाइन लोगों के लिए मुसीबत अब बन गई है। ठेकेदारों की यहां पर लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ रही है। कई जगह लाखों रुपए की लागत से बनाई गई नालियों को तोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से लोगों के घरों से निकल रहा गंदा पानी सड़कों पर बह रहा है। अब लोग गंदे पानी से गुजरने को मजबूर हैं। टिहरी के घनसाली क्षेत्र में भी लचर स्वास्थ्य सेवा के कारण अब तक 3 महिलाओं की मौत हो चुकी है। 2 प्रसूता महिलाओं की कुछ दिन पहले ही मौत हुई थी, जबकि मंगलवार को एक गर्भवती महिला ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जिसे उसे बलेश्वर सामुदायिक अस्पताल में रेफर किया गया था, लेकिन गर्भवती ने फपकोट के पास ही दम तोड़ दिया। लगातार हो रही मौतों की वजह से भी स्वास्थ्य विभाग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। टिहरी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी जांच के आदेश कर दिए हैं, लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से कब तक ऐसे जाने जाती रहेंगी। एक गर्भवती महिला जो 8 महीने की महिला ये गर्भवती थी, श्रीमती नीतू पत्नी श्री दीपक पवार को हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर में परिजनों के द्वारा लाया गया था, जिसे परिजन देहरादून लेकर जा रहे थे। परिजनों द्वारा चिकित्सालय में उक्त महिला का बीपी एवं प्रारंभिक जांच कर देहरादून भेजे जाने का अनुरोध किया गया था। हमारी महिला चिकित्सक ने जब उक्त महिला की जांच करी तो इनका बीपी काफ़ी बढ़ा हुआ था, जो कि 180/100 था। चिकित्सकों द्वारा इनका आपातकालीन उपचार करने के बाद परिजनों के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इन्हें ऋषिकेश या देहरादून के लिए भेजा गया था। रास्ते में उक्त महिला की ताचला के आसपास जो है गतिविधियां न्यून हो गई और वहां पे इनकी मृत्यु होने की सूचना है। जो मृतक नीतू हैं दीपक पवार और ग्राम श्रीकोट चमियाला की, जनपद टिहरी गढ़वाल का प्रकरण है। इस संपूर्ण प्रकरण में जो मृत्यु हुई है उसके जांच के आदेश मेरे स्तर से आज ही निर्गत कर दिए गए हैं और जो भी जांच के कारण रहे होंगे इसका हमें भली भांति परीक्षण करने के उपरांत जांच आख्या प्रस्तुत हो जाएगी और जो भी कारण होंगे उसका हम लोग बिल्कुल नियमानुसार जो कार्रवाई होगी और जो आवश्यक उचित कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। टिहरी जनपद की बात करें तो जरूर जो है लचर स्वास्थ्य सेवाओं का जो असर जो है आम जनता भी पड़ रहा है। आज ही एक गर्भवती महिला को जब बेलेश्वर अस्पताल में भर्ती करवाया गया तो उन्हें रेफर किया गया डॉक्टर के द्वारा, लेकिन रास्ते में उस गर्भवती महिला ने फकोट के पास दम तोड़ दिया। इसी तरह जो है 1 महीना 1.5 महीने पहले भी जो है 2 प्रसूता महिलाओं की मौत हो चुकी थी और लगातार जिस तरह से मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, स्वास्थ्य सेवाओं की लचर व्यवस्था को ये सवाल जरूर जो है स्वास्थ्य विभाग पर भी खड़ा उठता है। और हालांकि अभी भी घनसाली क्षेत्र में लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की मांग को लेकर लोग लगातार आंदोलित हैं। अब देखना होगा कि सरकार को भी एक कड़े कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पहाड़ी क्षेत्रों में जो है लचर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुचारू किया जा सके। नहीं तो आने वाले समय में और विकट परिस्थिति पैदा हो सकती है। मैं जगत वालिंदी खबर टिहरी गढ़वाल। उधर लोहाघाट के पूर्व बीजेपी विधायक पूरन सिंह मंगोली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गुलदार की हमले में मृतक भुवन राम के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया। साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी यहां पर दिया है। इस दौरान पूर्व विधायक ने भी आदमखोर गुलदार को पकड़ने के प्रयासों की जानकारी वन विभाग के अधिकारियों से ली। कि गुलदार रिकवर कैसे हो, पिंजरे में कैसे आए, और विभाग द्वारा 3 पिंजरे पहले लगा दिए गए हैं। एक पिंजरा अभी लग रहा है, मैं स्पॉट में ही उसी जगह था और मैंने डीएफओ साहब से ये भी निवेदन करा है कि तत्काल कुछ कैमरे भी और लगाए जाएं जिससे कि उसके पकड़ में आए और उसके हिसाब से ही रेस्क्यू किया जाए। और डीएफओ साहब ने आश्वासन दिया है कि तत्काल हम इसमें अपनी ओर से पूरे प्रयास कर रहे हैं, जितनी जल्दी हो सके रिकवर करेंगे। तो अब चलिए खबर चंपावत से, जहां पर बीते बुधवार को लोहाघाट ब्लॉक के मंगोली ग्राम सभा में गुलदार ने हमला कर ग्रामीण भुवन राम को मौत के घाट उतार दिया था, जिस वजह से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। लोगों ने आक्रोश जताते हुए वन विभाग से जल्द गुलदार को पकड़ने की मांग की है। डीएफओ के निर्देश पर वन विभाग ने आदमखोर गुलदार को पकड़ने के लिए मंगोली गांव में 3 पिंजरे ट्रैप कैमरे लगाए हैं, लेकिन 1 हफ्ता बीते जाने के बावजूद अभी तक आदमखोर का पता नहीं चल सका है और पिंजरे में भी वो कैद नहीं हो पाया है। ऐसे में ना ही वो कैमरों में नजर आया है।
तो उधर हरिद्वार में बिना परमिशन सेकंड हैंड कारों की खरीदारी फरोख्त करने वाले डीलरों पर एआरटीओ ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एआरटीओ प्रशासन ने टीम के साथ नई सेकंड हैंड कार शोरूम पर छापेमारी की है। हरिद्वार इंडस्ट्रियल एरिया में चल रहे कई सेकंड हैंड कार शोरूम मालिक कोई परमिशन नहीं दिखा सके हैं। इन डीलरों के द्वारा बिना परमिशन धड़ल्ले से कार की खरीद फरोख्त भी की जा रही है, जिस पर एआरटीओ ने ऐसे 4 शोरूम को बंद कर दिया है। सेकेंड हैंड डीलर्स हैं, उनको परिवहन विभाग से एक लाइसेंस चाहिए होता है, उसके बाद ही वो सेल परचेज का कार्य कर पाते हैं। उसी के क्रम में आज लगभग 5 ऐसे डीलर्स का निरीक्षण किया गया। उनमें से सिर्फ एक के पास ही लाइसेंस पाया गया। बाकी जो 4 डीलर्स हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं था, उनके परिसर में खड़ी जितनी भी वाहन थे उनको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा और उनको नोटिस दिया जाएगा। और जब तक वो ये लाइसेंस नहीं प्राप्त कर लेते तब तक वो सेल परचेज का कार्य नहीं कर पाएंगे। और इन जो वाहन हमने लिस्ट किए हैं ब्लैकलिस्ट होने के लिए इन 4 डीलर्स से, वो लगभग 100 से ऊपर वाहन। अब चलिए खबर ऋषिकेश के लक्ष्मण झूला से है, जहां पर चेतावनी के बावजूद सत्यापन ना कराने वाले मकान मालिकों पर भी भारी भरकम जुर्माना यहां पर लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने लगाया है। जुर्माना लगा तो मकान मालिक अब किराएदारों का सत्यापन करने की बात कर रहे हैं। चेकिंग अभियान में 20 किराएदार बिना सत्यापन के रहते हुए पकड़े गए हैं, जिनके खिलाफ पुलिस ने 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। तो चलिए अब खबर विकासनगर से, जहां पर बाढ़ वाला जूडो मार्ग पर हत्यारी के पास एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 250 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में वाहन चालक राशिद अली की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य शुरू किया। टीम ने गंभीर रूप से घायल आलम को खाई से निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार जारी है। के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई कि हत्यारी के पास, जूडो मार्ग पर हत्यारी के पास एक पिकअप वाहन नीचे खाई में गिरा है। तो इस सूचना पर हमारे द्वारा तुरंत विकासनगर पुलिस तथा एसडीआरएफ को रवाना किया गया। एसडीआरएफ और विकासनगर पुलिस द्वारा उक्त स्थल पर जाके, जो कि सड़क से लगभग 200-250 मीटर की दूरी पर एक वाहन, पिकअप वाहन गिरा हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति फंसा हुआ था, जिसको सकुशल पूर्वक बाहर निकाला गया तथा 108 के माध्यम से उसे सीएससी सेंटर विकासनगर भेजा गया। तथा एक अन्य व्यक्ति जो चालक था उसका, जिसका नाम राशिद है, विकासनगर का रहने वाला है। तो खबर मसूरी से है, जहां पर तेजी से बढ़ते जल संकट के बीच अमेठी का एक परिवार गंगोत्री से रामेश्वरम तक 3300 किलोमीटर की ऐतिहासिक जल जागरण पद यात्रा पर निकला है। दल के मसूरी पहुंचने पर स्थानीय लोग, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया है। अभियान का नेतृत्व कर रहे रोबिन सिंह ने कहा है कि ये यात्रा सिर्फ कदमों का सफर नहीं, बल्कि जल संरक्षण को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प है। जल की यात्रा तो अपने भीतर झांकने की यात्रा है मेरे लिए। रॉबिन भाई से मिलना हमेशा एक संयोग रहता है। आप इटावा से हैं, मेरी जड़ें हैं यूपी में, तो इनका मसूरी आगमन हुआ तो मुझे लगा कि मसूरी के कुछ स्कूल, कुछ कॉलेज, कुछ यहाँ के जर्नलिस्ट जाने कि कुछ लोग इस तरह भी जीवन को देखते हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी बात का समापन किया कि जिस सरकार की तरफ हम बड़ी उम्मीदों से देखते हैं, वो इन्होंने कितनी सरलता से कह दी कि सरकार जो है वो समाज का एक हिस्सा है। समाज, हमारे ही समाज में से तो लोग कुछ चुनिंदा हो जाते हैं और कुछ सरकार हो जाती हैं, पर निश्चित रूप से जीवन, जल, जंगल, जमीन, ये सब ज से मुझे लगता है रॉबिन भाई इसलिए लिखे गए हैं क्योंकि इनका सबका शाब्दिक अर्थ एक है। गंगोत्री माँ गंगा के उद्गम से जन जन से जल संवाद अभियान शुरू किया है, जो रामेश्वरम तक जाएगा। 9 राज्य और 45 जिलों से होते हुए है पैदल यात्रा जाएगी, जिसमें हम माँ गंगा के पवित्र जल को रामेश्वरम स्थित शिवजी पर अर्पित करेंगे। और इसका उद्देश्य ये है कि सनातन में अनादिकाल से हम शिवजी पर जलाभिषेक करते आए हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि जल कितना महत्वपूर्ण है और शिवजी पर हम अर्पित करते हैं। जल माँ गंगा शिवजी की जटाओं में विराजमान है, तो यह जल निरंतर हम सबको मिलता रहे। भागीरथी प्रयासों से ये जल पृथ्वी पर आया है, तो भागीरथ जी की तपस्या इसीलिए थी कि जन जन को हम जल दें। और ये वनस्पति, ये सब बायोडाइवर्सिटी जो हम देख रहे हैं, जल से ही सृजित हुई है और
सभी जीव इससे ही पल्लवित और पोषित हो रहे हैं। आज तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए